प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक चलेगा, जहां पर हमारा एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म, या फिर इसी थ्योरम्स को द फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमोर्फिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये थ्योरम की खास बात यह है कि एग्जामिनेशन के पर्पज से सीधा स्टेटमेंट और प्रूफ पूछ लिया जाता है। मैं जिस समय अगर आप, क्योंकि मेरे इस समय जो स्टूडेंट है वो इग्नू का स्टूडेंट है, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो मेरे समय में, मतलब जिस समय मैंने एग्जामिनेशन दिया था उस समय में तो सीधा सीधा आ गया था कि स्टेट एंड प्रूव द फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमोर्फिज्म। तो इस थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरम के बारे में छोटी सी चीजें बता दें। आपको सब पता होना चाहिए, सब ग्रुप पता होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप पता होना चाहिए, कोशेट पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा होमोमोर्फिज्म पता होना चाहिए, आइसोमोर्फिज्म पता होना चाहिए, कर्नल पता होना चाहिए। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो आज हम लोग थ्योरम पढ़ने वाले हैं, द फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमोर्फिज्म या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म, किसी भी नाम से बोल सकता हूं मैं। तो उस थ्योरम को पढ़ने से पहले आपको अब तक जितना भी आपने ग्रुप पढ़ा हुआ है, या फिर मैं ये कह सकता हूं जितना भी मैंने अब तक करवाया है, वो आपको सारा मिलना चाहिए। अब सबका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो हमने पढ़ी है और हर वीडियो पढ़ना कंपलसरी है, इसलिए हर वीडियो का लिंक देना पॉसिबल नहीं है डिस्क्रिप्शन में। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के नाम से, आप वहां पे जाके देखिए। जो अनदर स्टूडेंट है, जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है वो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके पहले अपने टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, फिर फंडामेंटल थ्योरम पे आइएगा। क्योंकि इस थ्योरम के बारे में खास बात यह है कि ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी हार्डेस्ट है, थोड़ी सी मतलब ऐसे ही नॉर्मल सी है कि हाँ बेसिक बच्चे को, बेसिक स्टूडेंट को समझ आ जाएगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो बिगनर है बेसिक को समझ आ जाएगी, मतलब जो रेगुलर फॉलो हो रहा है। लेकिन जो बिगनर है, जिसने बिना कुछ करे देख ले इस थ्योरम को, उसके लिए तो थ्योरम को देखते हैं मतलब बड़ी अजीब सी है। तो इसलिए वो टॉपिक पढ़ने कंपलसरी है, और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म करनी है। करने का तरीका आपका ये होगा कि सबसे पहले आप लोग इसे एक बार देखेंगे, बिल्कुल साइलेंटली, बिल्कुल कंसंट्रेटिंग माइंड से आप इसे देखेंगे वीडियो को। उसके बाद खुद कॉपी और पेन लेंगे और फिर उसे करना स्टार्ट करेंगे। नहीं आएगा तो बीच में एक बार आप एक आधा पॉइंट देख लेंगे, वरना फिर अपना खुद करते जाएंगे और थर्ड टाइम में आप उसे बिना देखे कंप्लीट कर देंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो गया? चलिए ठीक है। देखिए, पहले टॉपिक का स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर स्टेटमेंट समझाऊंगा और फिर प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट लिखता हूं। अच्छा, पहले नाम लिखता हूं, क्या नाम है थ्योरम का। तो थ्योरम का नाम होता है द फंडामेंटल थ्योरम थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म 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 होमोमोर्फिज्म। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म इसी का एक दूसरा नाम है द फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमोर्फिज्म। मैक्सिमम बुक में वो द फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमोर्फिज्म के नाम से दे सकता है, किसी में ये द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म के नाम से देगा, लेकिन 90% बुक में आपको द फंडामेंटल थ्योरम लिखा हुआ मिलेगा। ये आपको समझ आए। और स्टेटमेंट चाहिए यार, स्टेटमेंट आपको स्टेटमेंट मिलना चाहिए। स्टेटमेंट आता है तो प्रूफ कर दो, नाम में क्या रखा है। ये साइड वो भी है ना कैसे लाइन की, नाम में क्या रखा है। तो वैसे ही द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म या द फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमोर्फिज्म, आपकी बुक में जो नाम लिखा है आप उसे फॉलो करेंगे, कंफ्यूजिंग नहीं होना। स्टेटमेंट दोनों का सेम है, वर्ब दोनों का सेम है, बस कह सकते हैं दो अलग अलग नाम है। देखिए, इसका स्टेटमेंट ये कहता है, पहले लिख दें फिर समझाएं। चलिए ठीक है, पहले लिख देते हैं यहां पर इसका स्टेटमेंट। और ये तो आपको पता ही है कि जब मैं किसी थ्योरम्स का प्रूफ करवाता हूं तो बार बार रफ करता हूं, इसलिए कंसंट्रेशन आपको बिल्कुल रखना है। जब एक बार रफ हो जाएगा आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अगर आप फर्स्ट टाइम में नहीं लिख रहे हैं तो, और अगर आप अपने माइंड में ही उसको नोट डाउन कर रहे हैं फिर तो इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। ये आपको समझ आया। तो इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ f is a homomorphism of G onto G dash with kernel K then G upon में kernel F is equivalent to isomorphic to G dash, or show that every
homomorphic image of group G of, लिख दे रहा हूं पूरा, of group G is isomorphic, एक सेकेंड प्लीज, सॉरी लाउड हो गया था। हाँ, तो सो दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू ए कोशेंट ग्रुप, देखिए इसका स्टेटमेंट समझाऊंगा, अब लिख दिया है मैंने, समझाऊंगा अब। देखिए क्या, सबसे पहले तो देख के डर गए होगे, क्या लिख दिया ये, इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, इसका मतलब आपका कोई एक फंक्शन है जो होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन आपको काफी अच्छे से आता है, उसका मीनिंग काफी अच्छे से पता है, क्या कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन है f, आपके पास कोई भी एक फंक्शन है f और g से g डैश पर कोई एक मैपिंग हो रही है, g से g डैश पर कोई एक मैपिंग हो रही है और कोई एक फंक्शन है आपके पास है। मैं सिर्फ होमोमॉर्फिज्म का मतलब बता रहा हूं। आपके पास कोई एक g से g डैश तक, मान लिया मैंने, ये आपके पास कुछ इस तरीके से मैपिंग हो रही है जहां पे ये g के पास जो एलिमेंट है वो a b c कुछ इस टाइप के हैं और g डैश के पास जो एलिमेंट है वो fa, वो fb, वो fc कुछ इस टाइप के हैं। ये आपको समझ आया? मतलब a के एलिमेंट fa, b के एलिमेंट fb, c के एलिमेंट g के एलिमेंट a b c टाइप के हैं, जहां पर g डैश के एलिमेंट fb, fa, fb और fc टाइप के हैं। तो अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाए जहां पर f ए बी, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन का ही केस लूं दोनों क्वांटिटी में, तो एफ ए डॉट बी इज इक्वल टू आपका एफ ए इंटू एफ बी आ जाए। अगर आपकी ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो आप कह रहे हो कि वो फंक्शन आपको होमोमॉर्फिज्म है। ये आपको समझ आया? यहां पर कंडीशन जरूरी नहीं है कि दोनों जगह आपको मल्टीप्लीकेशन का केस दे, हो सकता है किसी एक जगह मल्टीप्लीकेशन दे दे और किसी दूसरी जगह वो एडिशन दे दे, या हो सकता है किसी एक जगह वो कंपोजिशन दे दे, किसी दूसरी जगह वो कोई अनदर बाइनरी ऑपरेशन दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो यहां पर ज्यादातर केसों को मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूफ करा जाता है। आपको जो ऑपरेशन देगा सेम उसी तरीके से आप अपना अनदर ऑपरेशन लगा लेंगे। हम लोग ज्यादातर केस को मल्टीप्लिकेशन केस के लिए प्रूफ करते हैं, तो यहां पर भी हम लोग अपना जो केस है उसमें ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वाला ही लेके आए हैं। तो हमने लिख दिया एफ ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ए और एफ बी। और अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब एफ आपका क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। ये समझ आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, मुझे भी समझ आ गया। ऑन टू जी डैश, इसका देखिए बहुत खास मतलब है ऑन टू जी डैश। यहां पे आपकी कुछ मैपिंग हो रही है, मान लीजिए ए से एफ ए पर कोई मैपिंग हो रही है, यहां पर बी से एफ बी पर कोई मैपिंग हो रही है, यहां से सी पर एफ सी पे कोई मैपिंग हो रही है, मान लीजिए। और यहां पर ऑन टू लिखा होने का साफ साफ मीनिंग ये है कि जी डैश में जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, दोबारा रिपीट करता हूं मैं, ऑन टू का साफ साफ मीनिंग ये है कि यहां पर जी डैश में जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, दोबारा रिपीट करो, जी डैश में जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनकी कोई ना कोई प्री इमेज जी में जरूर एग्जिस्ट करती होगी। सिर्फ इतना सा मीनिंग है कि जी डैश के हर एक एलिमेंट के लिए, एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन जी, जिसको प्री इमेज कहा जाता है। किसका? इसका, जी डैश का, जी डैश के एलिमेंट का। ये आपको समझ आया? तो सिंपल सा मीनिंग है ऑन टू का कि जी डैश के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करती होगी। शुद्ध हिंदी भाषा में यही बोला जाएगा कि जी डैश के किसी ना हर एक एलिमेंट के लिए, जी डैश के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई जी में प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करती होगी। ये आपको समझ आया? बस ये आपका ऑन टू का मीनिंग था। तो उसने बोला कि इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी, मतलब वो जी का होमोमॉर्फिज्म है ऑन टू जी डैश। इसका मतलब साफ साफ कंडीशन है कि उन दोनों मैपिंग के बीच में ये वाला रिलेशन भी बन रहा होगा और उन दोनों मैपिंग के बीच में जी डैश के हर एक एलिमेंट के लिए जी में कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा। विद कर्नल के, कर्नल के का मीनिंग आपको काफी अच्छे से पता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जैसे मैं बता भी चुका हूं कि आपको ये पुराने बेसिक टॉपिक काफी अच्छे से आने चाहिए। कर्नल के का मीनिंग आपको क्या पता है? आप जानते हैं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, आप जानते हैं कर्नल के का मीनिंग होता है कि x के अंदर, जी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट x जरूर एग्जिस्ट करता है। जी के अंदर एक ना एक एलिमेंट x ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए आप अगर उसे उठाकर फंक्शन के अंदर रख दें तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है जी डैश का। यही तो कर्नल का मीनिंग होता है। कर्नल का मीनिंग यही होता है कि
सॉरी, कर्नल का मीनिंग यही होता है कि जब आप कोई एक सेट लेते हैं जी, जो आपका सेट था जी टू जी डैश वाला, उसमें जो जी सेट था, तो जी में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसके लिए अगर आप उसे उठाकर फंक्शन में रख दो तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा। तो आपके पास तीन कंडीशन आ गई, कौन कौन सी, कि फंक्शन होमोमोर्फिज्म भी है, फंक्शन ऑनटू भी है और फंक्शन कर्नल भी है। ये आपको समझ है, तो तीन कंडीशन दे रहा है, तो उसके बाद बोल रहा है कि अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो, अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपको ये दिखाना है कि जी अपॉन में कर्नल एफ। जी अपॉन कर्नल एफ का मतलब आप जानते हैं, कोशेंट ग्रुप हम लोग काफी अच्छे से पढ़े हुए हैं, जहां पर वो कुछ इस तरीके से होता है जी बाय एच। कोशेंट ग्रुप का सिंबल इसी तरीके से होता है जी बाय एच की तरीके का, जहां पर ये नीचे वाला एच क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो उसी तरीके से अगर ये आपका कोशेंट ग्रुप होगा तो इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि यहां पर जो ये कर्नल एफ होगा वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये आपको समझ आया? तो सिंपल कि अगर आपने जी और कर्नल एफ का कोशेंट ग्रुप ले लिया, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपका कोई फंक्शन होमोमोर्फिज्म है, ऑनटू है और कर्नल है, तो इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि जी और कर्नल एफ का जो कोशेंट ग्रुप है वो आइसोमोर्फिज्म बनाएगा, क्योंकि ये आइसोमोर्फिज्म का सिंबल है, हमने उस दिन पढ़ा था, ये आइसोमोर्फिज्म का सिंबल है। तो जी अपॉन कर्नल एफ का जो कोशेंट ग्रुप है वो आइसोमोर्फिज्म बनाएगा, किसके साथ, जी डैश के साथ। ये आपको समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दोबारा रिपीट करो, चलिए एक बार और करता हूं। मैंने क्या बोला कि मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका और वो फंक्शन होमोमोर्फिज्म है, वो फंक्शन ऑनटू है और वो फंक्शन कर्नल है। समझ आया? तो अगर ऐसी तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती हैं तो इसका मीनिंग ये है कि जी और कर्नल एफ का जो कोशेंट ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक होगा, किसके साथ, जी डैश के साथ। ये आपको समझ आया? इसका सिंपल सा मीनिंग सिर्फ इतना सा है। एक स्टेटमेंट इसका यहाँ पर शुद्ध हिंदी शुद्ध थ्योरी में लिखा हुआ है, जिसमें कोई मैथमेटिकल का यूज नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि सो डेट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, देखिए इसका मीनिंग आना चाहिए, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब जी डैश के जितने भी एलिमेंट हैं उसको होमोमॉर्फिक इमेज कहा जाता है। आप लोगों ने फंक्शन में काफी अच्छे से पढ़ा है कि हमारे पास मान लीजिए कोई एक मैपिंग हो रही है दिस टू दिस, यहां से लेकर यहां तक, जैसे मान लीजिए जी से लेकर जी डैश तक कोई एक मैपिंग हो रही है, तो जी के हर एक एलिमेंट को प्री इमेज कहा जाएगा और जी डैश के हर एक एलिमेंट को इमेज कहा जाएगा, अगर हर एक की किसी न किसी के साथ रिलेशन है तो जी के हर एक एलिमेंट को प्री इमेज कहा जाएगा और जी डैश के हर एक एलिमेंट को इमेज कहा जाएगा। ये आपको समझ आया? तो उसका कहने का मीनिंग है होमोमॉर्फिक इमेज। इसका मतलब वो साफ साफ कंडीशन कहना चाह रहा है कि ये जी से जी डैश पर कैसा फंक्शन है, होमोमॉर्फिक है। ये समझ आया? और जी होमोमॉर्फिक इमेज कह रहा है, इमेज का मतलब ऑनटू की बात भी कर रहा है। इस ये जो होमोमॉर्फिक इमेज लिखा है इसका दो मीनिंग है, एक तो मीनिंग होमोमॉर्फिक की तरफ जाता है और एक मीनिंग इमेज की तरफ आता है। होमोमॉर्फिक का मतलब तो आपको पता है कि आपका जो फंक्शन है वो होमोमॉर्फिक है। इमेज का मीनिंग ये हो गया कि उसमें जी डैश के पास हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करता है। ये आपको समझ आया? और जब मैंने अपनी ये वाली लाइन बोली कि जी डैश के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, इसके हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब मैं साफ साफ ये कहना चाह रहा हूं या फिर मैं इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा हूं कि वो फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है। ये आपको समझ आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो फंक्शन आपका होमोमॉर्फिक इमेज बन जाएगा ऑफ ग्रुप जी का, तो वो आइसोमॉर्फिक होगा कोशेंट ग्रुप के साथ। इज आइसोमॉर्फिक टू द कोशेंट ग्रुप, आइसोमॉर्फिक टू द कोशेंट ग्रुप, वो कोशेंट ग्रुप बनाएगा, आइसोमॉर्फिक होगा कोशेंट ग्रुप के साथ। अब कोशेंट ग्रुप किस किस का बनेगा यहां पर, क्योंकि इसने पूरा इनडायरेक्टली नहीं दिया, मैथमेटिकल नहीं दिया, सिर्फ स्टेटमेंट लिखा है, तो हमें खुद देखना पड़ेगा। यहां पर आप जानते हैं हम लोग जी कर्नल एफ, आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं, तो आपका जो सेट जी होगा वो कोशेंट ग्रुप बनाएगा कर्नल एफ के साथ, क्योंकि कोशेंट ग्रुप में नीचे वाला एलिमेंट आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है और हम लोग इस चीज को जानते हैं कि जो कर्नल एफ होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसलिए आपका जो ये नीचे वाला एच होगा वो कर्नल एफ होगा। इसका मतलब वो जी अपॉन कर्नल एफ की बात कर रहा है। अब जी अपॉन कर्नल एफ किसके साथ आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा वो तो हमें खुद सोचना पड़ेगा कैसे, क्योंकि मैपिंग हो रही है जी से लेकर जी डैश में। जी अपॉन कर्नल एफ हम लोग एक तरफ ले ले रहे हैं, कोशेंट ग्रुप हम लोग एक तरफ ले ले रहे हैं, जी का कोशेंट ग्रुप, जी का बोला हुआ है ना, जी इज आइसोमॉर्फिक टू ए कोशेंट ग्रुप, तो जी का कोशेंट ग्रुप हम लोग एक तरफ ले ले रहे हैं, तो वो आइसोमॉर्फिक किसके साथ बनाएगा, सॉरी हाँ,
आइसोमॉर्फिक किसके साथ बनाएगा, जी डैश के साथ। ये मीनिंग समझ आया। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो काफी थ्योरेटिकल है, इसलिए मैथमेटिकल उसको सोचना काफी हार्डेस्ट पड़ता है, जबकि ये वाला स्टेटमेंट काफी इजी है क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया कि फंक्शन आपको होमोमॉर्फिज्म है जी का, फंक्शन आपको ऑन टू है, कर्नल के भी है, तो आपको ये दिखाना है कि जो जी अपॉन कर्नल एफ होगा, इसका मतलब जी का जो क्वेश्चन ग्रुप होगा कर्नल एफ के साथ, वो आइसोमॉर्फिज्म होगा जी डैश के साथ। बस ये आपको समझ आया। तो ये मेरे को उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, उसने स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, समझ आया। अब मैं रफ करने वाला हूं तो आप ले लीजिए। तो आपको ये समझ आया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके प्रूफ पे, और प्रूफ देखिए किस तरीके से करेंगे। काफी अच्छा प्रूफ है, दोबारा रिपीट करूं, हार्डेस्ट है थोड़ा सा, लेकिन आप अगर फोकस करेंगे तो बहुत आसान है। देखिए कैसे, हर एक पॉइंट का अगर रीजन पता हो ना, हर एक पॉइंट का, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर आपको हर एक पॉइंट का, सारे के सारे पॉइंट का अगर रीजन पता हो तो कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर एक भी जगह ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिसका रीजन नहीं पता मुझे, उसने लिख दिया 2 दूनी 4 होता है, मेरे को नहीं पता रीजन 2 दूनी 4 क्यों होता, तो मेरे लिए वो हार्ड है सोचना। लेकिन उसने लिख दिया 3 तिया 9 होता है, और मुझे इस चीज का रीजन पता है कि 3 तिया 9 होता है, तो मेरे लिए फिर बच्चों वाला सवाल है। ये आपको समझ आया। तो कोशिश करा करो रीजन समझने की, और जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा डेफिनेटली, और बताता भी आ रहा हूँ हर वीडियो में, चाहे मेरी वो आप चेक कर लीजिए फर्स्ट वीडियो हो जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, स्टार्ट करी थी, और चाहे आज की डेट की वीडियो, हर वीडियो का रीजन जरूर देता हूँ। तो प्लीज आप लोग समझे उसे और खुद भी फॉलो करें रीजन को। तो मैं ये पूरा स्टेटमेंट रफ करूंगा क्योंकि मेरे को चाहिए काफी ज्यादा स्पेस, और फिर अपना स्टार्टिंग करेंगे। रफ कर दें, चलिए ठीक है। सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम का नाम छोड़ूंगा, बाकी सारे स्टेटमेंट रफ कर रहा हूं। अब सीधा काम की बात करेंगे क्योंकि प्रूफ स्टार्ट हो रहा है, तो जो जो हम लोगों को दिया हुआ है सीधा उस पर आ जाएंगे। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले उसने बोला कि फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला कि फंक्शन आपका ऑन टू है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। होमोमॉर्फिज्म बोलने का मतलब ये है कि जी के एलिमेंट के लिए, जी के कोई भी 2 एलिमेंट ए बी के लिए एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, अगर मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन है तो होगा। ऑन टू में भी कोई दिक्कत नहीं है। कर्नल एफ बोला है, तो कर्नल एफ का मीनिंग मुझे पता है कि अगर मान लीजिए कोई आपका फंक्शन कर्नल एफ है, इसका मतलब स्टेटमेंट उसका ये होता है कि एक्स बिलोंग टू जी such that fx is equal to e dash, where e dash is the identity element of g dash। स्टेटमेंट तो यही होता है, हाई ना में जवाब चाहिए। सॉरी, कर्नल एफ का मीनिंग तो यही होता है ना कि आप जी से, ये जी बना हुआ है ना, आप जी से कोई एक एलिमेंट उठाओगे, उस एलिमेंट को उठा के फंक्शन में पुट करोगे, और फंक्शन में पुट करने के बाद अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट देगा किसका जी डैश का, तो आपका वो कर्नल होगा, अदरवाइज कर्नल नहीं होगा। मीनिंग्स आपको समझ आया। तो कर्नल एफ का मीनिंग सिंपल है यहाँ पे। और आप जानते हो कि जो कर्नल एफ है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, हम लोग पढ़ चुके हैं इसे। तो सिंपल सा मीनिंग है कि इफ वी नो डेट, इफ क्यों लिखेंगे, हम जानते हैं इस चीज को, तो वी नो डेट कर्नल एफ का शॉर्ट फॉर्म के ई आर एफ लिखते हैं, हमने उस दिन डोनेशन पॉइंट में सिंबल में पढ़ा था। कर्नल एफ इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, सो जी बाय के इज डिफाइंड, इसलिए जी बाय के को डिफाइन करा जा सकता है। जी बाय के का मतलब कोशेंट ग्रुप किस का, जी का और नॉर्मल सब ग्रुप का। कहां गया, सॉरी कर्नल एफ का, जी का अगर आप क्वेश्चन ग्रुप निकाले कर्नल एफ के साथ तो आपकी यही तो आएगा जी बाय के। कंडीशन बस ये होती है क्वेश्चन ग्रुप में कि आप जी का जिसके साथ निकालते हो वो आपका क्या बोलते हैं इसे, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। आप जिसका क्वेश्चन ग्रुप निकालते हो जी के साथ, वो नीचे वाला आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और कर्नल एफ नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब जी बाय के आपका डिफाइन होगा। क्योंकि आपको स्टेटमेंट में यही प्रूफ करना है कि जो जी बाय के है वो आइसोमॉर्फिक है, किसके साथ, जी डैश के साथ। ये आपको समझ आए। तो देखिए आगे क्या मिलता है हमें। और हाँ, सबसे खास मीनिंग आपको पता है कोशेंट ग्रुप का मतलब क्या होता है। कोशेंट ग्रुप का मीनिंग आता है कि सारे के सारे आप राइट कोसेट का या तो सेट ले लीजिए, या तो सारे के सारे लेफ्ट कोसेट का सेट ले लीजिए, जो कि आगे चल के दोनों बराबर होते हैं, उस बात को एक्सेप्ट करता हूं। मतलब सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट, अगर आपका नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो कंडीशन एक्सेप्ट करता हूं मैं। लेकिन जब हम प्रूफ करेंगे तो हम या तो सिर्फ लेफ्ट कोसेट के ऊपर ही काम करेंगे, या तो हम लोग सिर्फ राइट कोसेट के ऊपर काम करेंगे। तो मान लीजिए मैं लेफ्ट लेके चलता हूं,
हूं तो मैं जानता हूं जी बाय के में क्योंकि जी बाय के एक कांस्टेंट ग्रुप है, ये समझ रहे हो, जी जो है कांस्टेंट ग्रुप है के के साथ, के क्या है कर्नल है, तो उसके अंदर एलिमेंट कुछ इस तरीके से होंगे केजी टाइप के, ये आपको समझ आया। जहां पर ये जो जी है वो बिलोंग करेगा जी को, आपने लेफ्ट कोसेट ही तो ले लिया, लेफ्ट कोसेट का मतलब जी के हर एक एलिमेंट को, जो ये आपका कैपिटल जी है उसमें हर एक एलिमेंट की आपने लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दी, इस वाले के की कर्नल एफ की, और जो सारे के सारे लेफ्ट कोसेट आ गए उनका एक सेट ले लिया, तो वही तो क्वेश्चन ग्रुप होगा। तो जी बाय के में आपके पास किस तरीके के एलिमेंट है, केजी टाइप के, जहां पर जी बिलोंग करेगा कैपिटल जी में। ये आपको समझ आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि जो ये गिवन है आपको, ये वाला जो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, गिवन दैट कि जो आपका फंक्शन है f such that g to g dash is homomorphism, वो आपका होमोमॉर्फिज्म है, ये आपको समझ आया, जो फंक्शन है वो आपका होमोमॉर्फिज्म है एंड ऑन टू, यहां लिख दे रहा हूं एंड ऑन टू। अब इसका मीनिंग देखिए कि फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म है और फंक्शन आपका ऑन टू है, इसका मतलब कि आप, दोबारा रिपीट करूंगा, इसका मतलब कि जब आप जी के किसी भी एलिमेंट, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है आपका स्मॉल जी जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी में, तो जब आप स्मॉल जी को उठा के फंक्शन के अंदर रखोगे तो वो बिलोंग करेगा किसमें, जी डैश में, या आप समझ, तो वो बिलोंग करेगा आपका जी डैश में, ये वाला, क्योंकि जी डैश क्या है, मैपिंग बना रहा था ना, जी से जी डैश वाला, ये मैपिंग बना रहा था। और ये ऑन टू कब होगा, जब आप जी डैश के सारे एलिमेंट ले लोगे। तो मैंने क्या किया, इसका मीनिंग यही है कि आप जी का चाहे कोई भी एलिमेंट उठा के फंक्शन के अंदर रख दो, आपको एक ना एक जी डैश का एलिमेंट मिलेगा। इसका ये बिलोंग टू जी डैश लिखते साफ साफ मीनिंग मेरा ये आ गया कि जी डैश में जितने भी एलिमेंट लिखे हैं उसके लिए कोई ना कोई एफ जी जरूर एग्जिस्ट करता है, जहां पर जी बिलोंग करेगा कैपिटल जी में। दोबारा रिपीट करूं मैं, ये लिखते ही मेरा साफ साफ मीनिंग ये हो गया कि जी डैश में जितने भी एलिमेंट हो उसका कोई ना कोई एफ जी जरूर एग्जिस्ट करता है, जहां पर ये स्मॉल जी बिलोंग करेगा कैपिटल जी में। ये आपको समझ आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये उसने दिया हुआ है कि एफ सच दैट जी टू जी डैश वो आपको होमोमॉर्फिज्म है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, आपको एक मैपिंग डिफाइन करनी है। आप, ये स्टेटमेंट गिवन था, क्या गिवन था कि वो कर्नल है, ये हमने लिख दिया, वो होमोमॉर्फिज्म है और ऑन टू है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये समझ आया। वो क्वोशिएंट ग्रुप बनाएगा, तो बनाने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, कर्नल एफ को नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, वो हमने लिख दिया। और क्वोशिएंट ग्रुप में किस तरीके के एलिमेंट होंगे, केजी टाइप के होंगे, वो भी हमने लिख दिया। तो ये वो चीजें हैं जो हम लोगों को पता थी और हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ये समझ आया। अब देखते हैं हम लोगों को क्या प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक मैपिंग डिफाइन करना है, यहाँ पर लिख देते हैं वी डिफाइन ए मैपिंग, वी डिफाइन ए मैपिंग। हम लोगों को एक मैपिंग डिफाइन करना है, और वो मैपिंग कैसा होगा, जैसे मान लीजिए आइसोमॉर्फिज्म वाला मैपिंग कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक फंक्शन को f मान लिया है और अगला फंक्शन फाई मान ले रहे हैं, फाई ठीक रहेगा, अगला फंक्शन हम लोग फाई मान ले रहे हैं, तो हम लोग एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म का मैपिंग डिफाइन करेंगे। तो आइसोमॉर्फिज्म में 3 कंडीशन आती हैं कि पहले तो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, फंक्शन 1-1 होना चाहिए, फंक्शन ऑन टू होना चाहिए, तीनों कंडीशन आती है। तो देखो कैसे करना पड़ेगा, हम मान ले रहे हैं हमारे पास कोई एक फंक्शन है फाई, सच दैट हमें आइसोमॉर्फिज्म किस किस को दिखाना है, जी बाय के को और जी डैश को, क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी विद कर्नल के टू द जी डैश, हमें इसको क्या करना है, आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो हम लोगों को मान लिया हमने एक फंक्शन हमारा फाई, और फाई की किस तरीके से मैपिंग बना रहा है, जी बाय के से लेकर जी डैश तक मैपिंग बना रहा है, ये समझ आया आपको, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और ध्यान से समझिए, क्या देखिए, आप जानते हैं जो आपका क्वोशिएंट ग्रुप है एक जी बाय के टाइप का, उसमें सारे के सारे लेफ्ट कोसेट के सारे सेट है। मैं एक जनरल नाम दूं तो मान ले रहा हूं उसमें केजी टाइप के एलिमेंट है, जी बाय के में केजी टाइप के एलिमेंट है, ये आपको समझ आया। इसका मीनिंग ये है कि फाई सच दैट जी टू के जी बाय के टू जी डैश, इसका मतलब आपने इस फाई वाले फंक्शन में जी बाय के एलिमेंट रखे होंगे। मैं दोबारा रिपीट करूं, इस फाई वाले फंक्शन में आपने जी बाय के एलिमेंट रखे होंगे और आपको जी डैश टाइप का एलिमेंट मिला होगा, मीनिंग तो यही है, आप समझ रहे हो। तो ध्यान से देखो, जी बाय के में किस तरीके के एलिमेंट है, केजी टाइप के एलिमेंट है, तो आप लिख सकते हो फाई केजी इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, अब ध्यान से देखो जी डैश, जी डैश का मतलब अभी जैसा हमने कुछ देर पहले बनाया था कि ये आपका जी था, ये आपका जी डैश था, ए में कुछ एबीसी टाइप के एलिमेंट थे, जी में कुछ एफ ए
एफ बी, एफ सी, एफ डी, एफ ई, कुछ इस टाइप के एलिमेंट थे। मतलब जी के हर एक एलिमेंट के लिए, मान लो जी में कोई एक एलिमेंट है स्मॉल जी, तो स्मॉल जी के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई यहाँ पर कैपिटल जी में एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और कैपिटल जी में तो एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी इस टाइप के एलिमेंट थे। ये आप समझ रहे हो? तो आप बता सकते हो कि जो 5 के जी होगा वो बराबर होगा एफ जी के। ये आपको समझ आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी, क्योंकि ये तो मीनिंग मेरे को सिंपल पता है ना कि जी डैश का तो एलिमेंट चेंज नहीं हुआ। जी डैश में तो पहले भी एफ जी टाइप के एलिमेंट थे, अभी भी एफ जी टाइप के एलिमेंट है। क्या मैंने ऐसा कहीं लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है एफ एक्स लिखा हुआ है, मैं जी ले सकता था, एफ जेड मान सकता था, कुछ भी मान सकता था, एफ एक्स लिखा हुआ है। तो जी डैश में तो पहले भी एफ जी टाइप के एलिमेंट थे और अभी भी एफ जी टाइप के एलिमेंट है। ये समझ आए? चेंज किसमें हुआ? इसमें, जी बाई के में, क्योंकि हमें इसको आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है और इसको आइसोमॉर्फिज्म दिखाने का मतलब जी बाई के को दिखाना है और जी बाई के में तो के जी टाइप के एलिमेंट होंगे। ये आपको समझ आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोगों को सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, फिर आइसोमॉर्फिज्म के बाद हमको 1 1 दिखाना है, 1 1 के बाद ऑन टू दिखाना है। लेकिन उससे पहले यहां पर मैं खास बात ये बोल रहा हूं कि जैसे ए के लिए मैंने मान लिया एफ ए एग्जिस्ट कर रहा है, बी के लिए मैंने मान लिया एफ बी एग्जिस्ट कर रहा है, सी के लिए मैंने मान लिया एफ सी एग्जिस्ट कर रहा है, डी के लिए एफ डी एग्जिस्ट कर रहा है, ई के लिए एफ ई, एफ के लिए एफ एफ, जी के लिए एफ जी, मतलब इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। ये मैं मान के चल रहा हूँ, सामने वाले ने तो ऐसा कहीं नहीं बोला। मैंने अब तक जितना पढ़ाया उसमें तो मैंने अब तक ऐसा कुछ नहीं बोला या उसने दिया भी नहीं था कि नहीं भैया ए के लिए एफ ए एग्जिस्ट करेगा, बी के लिए एफ बी एग्जिस्ट करेगा, सी के लिए एफ सी एग्जिस्ट करेगा। ऐसा तो हो सकता है ए के लिए एफ ए भी आ जाए, एफ बी भी आ जाए, या एफ ए के लिए ये ए भी आ जाए, ये बी भी आ जाए। ये समझ रहे हो? डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। ऐसा हो सकता है कि इसके लिए ये हो जाए, या ऐसा हो सकता है इन दोनों के लिए ये हो जाए, कुछ भी हो सकता है। वो फंक्शन बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है, क्योंकि कोई एक आंसर दो नहीं दे सकता, वो तो अलग बात है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये वाली कंडीशन में कि 2 वैल्यू रखूं और 1 वैल्यू आ जाए, ये हो सकता है। मैंने सिर्फ ऐसा माना है कि ए के लिए एफ ए देगा, बी के लिए एफ बी देगा, सी के लिए एफ सी देगा। इसका मतलब कोई भी जनरल एलिमेंट जी के लिए एफ जी दे देगा, ये मैंने माना है। इसको अभी मुझे बताना है। बताने के लिए मुझे कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी वेल डिफाइंड नाम की। वेल डिफाइंड नाम की कंडीशन ये होती है, मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि यहां पर कोई भी एक एलिमेंट के लिए उसका एक ही आपका इमेज एग्जिस्ट कर रहा होगा। किसी भी एक एलिमेंट के लिए आपका इमेज एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये आपको समझ आया? इसका मतलब आप ये दिखाओगे, मैं इसे रफ करूंगा, ये वाला। इसका मतलब आपको ये दिखाना है कि मान के चलोगे कि भैया कोई 2 एलिमेंट है, एक तो kg1 और एक kg2, कोई 2 एलिमेंट है, ये आप मान के चलोगे। और आप, अच्छा क्लियर आ रहा है? सॉरी, हाँ क्लियर है। मतलब आप यहाँ पे मान के चलोगे कि 2 एलिमेंट है kg1 बराबर kg2 टाइप के, जहां पर आपको दिखाना पड़ेगा कि उनके फंक्शन मतलब f kg1 भी बराबर है f kg टाइप का, वो आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो वेल डिफाइंड वाली कंडीशन में आएगा। आप जस्ट मान के चल रहे हो कि a पे f देगा, b पे f भी देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब अच्छे से, वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है शुद्ध तरीके से परिभाषित किया जा सकता हो। शुद्ध तरीके से परिभाषित किया जाने का मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर आपने ए पे एफ ए लिया है तो पूरी दुनिया में हर बंदा ए पे एफ ए लेगा। अगर आपने बी पे एफ बी लिया है तो पूरी दुनिया में हर बंदा बी पे एफ बी लेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं बी पे एफ सी लेकर आ जाऊंगा, नहीं। अगर आपने लिया है बी पे एफ बी और वो वेल डिफाइंड बन गया, इसका मतलब हर बंदा, दुनिया का हर जो बंदा एग्जिस्ट करता होगा वो बी पर एफ बी ही लेके जाएगा, तो वो आपको वेल डिफाइंड में दिखाना पड़ेगा। तो हम उसे पहले दिखाएंगे। लेकिन ये आप या तो इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं जब आगे प्रूफ करवाऊंगा तो बोलूंगा कि देखिए ये वाला लाइन हमने लिखा था ना, जैसे मान लीजिए मैं ऐसा बोल दूंगा कि आपका 5 kg बराबर था fg के, इसलिए मैंने ये लिख दिया, ऐसा मैं बोल दूंगा। तो इसलिए या तो प्लीज आप इसका एसएस ले लीजिए या तो फिर नोट डाउन, या फिर आपका अगर माइंड बेटर है तो फिर तो सैल्यूट टू यू। चलिए इसे अब रफ करूंगा मैं, ठीक है। चलिए कंडीशन अभी हमें प्रूफ करनी है। ये तो वो था जो हमें गिवन है, जो हमें प्रूफ करना है। अभी मैंने और कुछ नहीं लिखा, बस जो हमें गिवन था, जो हमें प्रूफ करना है, सिर्फ इतना सा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमें सबसे पहले वेल डिफाइंड वाली कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग ये दिखाएंगे पहली कंडीशन में कि जो हमारा फाई है इज वेल डिफाइंड, इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब हम लोग ये मान के चलेंगे कि कोई भी 2 एलिमेंट है,
क्वोशंट ग्रुप जी बाई के में कोई भी दो एलिमेंट है Kg1 और Kg2 टाइप के, ये दो एलिमेंट है, एक तो Kg1 और ये Kg2 टाइप के, और वो दोनों इक्वल है। समझ आया आपको? Kg1 और Kg2 टाइप के दो एलिमेंट है और वो दोनों इक्वल है, तो हम लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि जब हम इसे उठा के फंक्शन में रख देंगे, फंक्शन हमारा फाई टाइप का है, इसका मतलब फाई Kg1 बराबर होगा फाई Kg2 के, हम लोगों को ये दिखाना पड़ेगा। ये आपको समझ आया? फॉर ऑल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर ऑल G1 G2 बिलोंग टू कैपिटल G। सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आपका फाई वेल डिफाइन होगा, इसका मतलब आप ये मान के चलोगे कि डोमेन में कोई भी दो एलिमेंट हैं जिनको आप मान के चलोगे कि अगर वो दोनों एलिमेंट बराबर हैं तो उनकी रेंज भी बराबर होगी, लेकिन अगर वो दोनों एलिमेंट अलग है तो उनकी रेंज भी अलग होगी। इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि ए के लिए एफ ए ही आएगा और बी के लिए एफ बी ही आएगा। अब देखिए यहां से, अब सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि जो ये Kg1 लिखा हुआ है और ये जो Kg2 लिखा हुआ है, ये दोनों के दोनों क्या है? लेफ्ट कोसेट है, लेफ्ट कोसेट है। तो लेफ्ट कोसेट होते साफ साफ बात ये आ गई कि जो ये G1 और लेफ्ट कोसेट में भी K कर्नल है और G1 G2 कैपिटल G का एलिमेंट है। इसका साफ साफ मीनिंग है कि जो आपका G1 G2 इनवर्स होगा वो K में बिलोंग करेगा, क्योंकि आप जानते हो अगर कोई दो राइट कोसेट KA बराबर KB हो जाए, या ऐसे हम HA बराबर HB, ये हम लोगों ने थ्योरम भी पढ़ी हुई है, हो सकता है थंबनेल में मैंने सीधा ये स्टेटमेंट भी लिखा हो कि अगर आपका कोई दो राइट कोसेट, सॉरी लेफ्ट कोसेट, अगर आपका कोई दो लेफ्ट कोसेट HA बराबर HB हो जाए, ये लेफ्ट है या राइट है? ये राइट है, ये राइट है, सॉरी ये जितना भी हम लोग कर रहे हैं राइट कोसेट चल रहा है, सॉरी कंफ्यूजन। तो ये आपका जो HA बराबर HB टाइप का है, अगर आप इसमें ये दिखा दोगे कि ये जो HA अगर HB के बराबर है, इसका मतलब इसको थ्योरम हम लोग कर भी चुके हैं कि जो AB इनवर्स होगा वो बिलोंग करेगा H में, H का मतलब वो जो आपका नॉर्मल सब ग्रुप था। तो आपको यहाँ पर यही दिखाना पड़ेगा कि अगर Kg1 बराबर Kg2 है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि G1 और G2 का इनवर्स K में बिलोंग कर रहा है। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि फाई Kg1 बराबर है फाई Kg2 के। ये आपको समझ आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये राइट कोसेट था, सॉरी मैं बार बार लेफ्ट बोल रहा था। ये आपको समझ आया? अब देखिए ध्यान से, एक सेकंड प्लीज। हाँ सॉरी, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि G1 और G2 इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा K में। तो अब थोड़ा सा जाइए कर्नल वाली कंडीशन में, और कर्नल वाली कंडीशन ये कहती है कि अगर कोई एलिमेंट, मान लीजिए जैसे यहाँ पर K लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका जो ये सेट लिखा हुआ है ये K टाइप का लिखा हुआ है, ये G1 G2 इनवर्स, सब देखिए पहले कि G1 और G2 अगर G में बिलोंग कर रहा है, अगर G1 और G2 G में बिलोंग कर रहा है जहां पे G आपका ग्रुप है, इसका मतलब G1 इनवर्स और G2 इनवर्स, इसका मतलब G1 इनवर्स और G2 इनवर्स भी बिलोंग करेगा G में, क्योंकि G आपका ग्रुप है और हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और अब आप क्या करो, G1 का और G2 इनवर्स का कॉम्बिनेशन ले लो, कॉम्बिनेशन मतलब इन दोनों पे क्लोजर लगा दो, तो आपका G1 और G2 इनवर्स मिलेगा। ये आपको समझ आया? तो ये भी तो बिलोंग करेगा G में। ये आपको समझ आया? सिंपल सा मीनिंग था। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि G1 और G2 G में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन दोनों एलिमेंट का इनवर्स भी बिलोंग करेगा G में। और आप इस बार कॉम्बिनेशन क्लोजर कुछ इस तरीके से लगाओगे कि एक जगह G1 लेके जाओगे और दूसरी जगह G2 इनवर्स लेके जाओगे, तो वो दोनों के दोनों भी तो G में बिलोंग करेंगे बाय क्लोजर लॉ। ये आपको समझ आया? तो मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि G1 G2 इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग टू K। अब थोड़ा सा ध्यान से, सॉरी G1 G2 सॉरी हाँ ठीक है, क्योंकि ये आपका K टाइप का है, ठीक है। G1 G2 इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग टू K। देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी बात मैंने गलत लिख दी है, एक सेकंड प्लीज। हाँ, तो आपको ये स्टेटमेंट समझ आया? देखिए मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर कोई दो एलिमेंट है, एक G1 और एक G2 जो बिलोंग कर रहा है G में, दोनों एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग करेगा G में, और अगर आप क्लोजर लॉ ले लें G1 और G2 इनवर्स के साथ, तो वो भी बिलोंग करेगा G में। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पर लिखा हुआ है अगर Kg1 बराबर Kg2, तो हम लोग बाय लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे राइट के बारे में काम कर रहे हैं, तो हम लोग बाय राइट कोसेट जानते हैं कि अगर कोई दो राइट कोसेट आपस में बराबर है, उसका मतलब उन एक सेम टू सेम और दूसरे का इनवर्स बिलोंग करेगा उस सब ग्रुप में जो आप वहां पे लेके चल रहे हो। इसका मतलब अगर आपका जैसे मान लीजिए HA बराबर HB है,
ये आप समझ रहे हैं? तो आपका ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, ये वाली थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आप समझ रहे हो? तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि kg1 बराबर kg2 है, इसका मतलब g1 और g2 इनवर्स बिलोंग करेगा k में, और k क्या है आपका? कर्नल है। और कर्नल का साफ साफ मीनिंग क्या होता है? कर्नल का मीनिंग ये होता है कि आपके पास कर्नल में वो सारे एलिमेंट आते हैं जिन्हें उठाकर अगर आपने फंक्शन के अंदर रख दिया तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट देगा दूसरे g डैश का, इसका मतलब वो e डैश के बराबर देगा। तो यहाँ पर g1 और g2 इनवर्स कर्नल में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब अगर आपने f g1 और g2 इनवर्स को फंक्शन में उठा के रख दिया, मैं दोबारा बोलूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने फंक्शन के अंदर g1 और g2 को इनवर्स उठा के रख दिया तो वो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा। क्यों? क्योंकि g1 और g2 इनवर्स दोनों के दोनों के में बिलोंग कर रहा है, ये आपको समझ आया? और के क्या है? आपका कर्नल है। क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि आपके कोई दो राइट कोसेट बराबर है। तो ये थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने प्रूफ दिया भी है, आपको शायद थंबनेल में मिल जाएगा ऊपर कहीं, कि अगर kg1 बराबर kg2 है, इसका मतलब g1 g2 इनवर्स इज आल्सो बिलोंग टू k, या फिर अपोजिट बोल दो g2 g1 इनवर्स इज आल्सो बिलोंग टू k। ये आपको समझ आया? अब थोड़ा सा और आगे देखिए, आप जानते हो कि जो ये आपका फंक्शन f है वो होमोमॉर्फिज्म है, हमें फाई को आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, लेकिन जो फंक्शन f है ये तो गिवन है कि फंक्शन f हमारा होमोमॉर्फिज्म है, सबसे पहले वाला बोर्ड जो हमने रफ करा था। तो यहां पर अगर फंक्शन आपको होमोमॉर्फिज्म होगा तो आप जानते हो हर एक होमोमॉर्फिज्म फंक्शन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ये आपको समझ आया? हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला ही केस लेके चल रहे हैं। तो यहां पर जो आपका अगर ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होगा, इसका मतलब ये वाली कंडीशन fg1 और fg2 इनवर्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है। अब ध्यान से देखिए, होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम नंबर 2 प्रूफ दिया हुआ है, आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शायद मिल जाए, तो लेकिन प्लेलिस्ट में तो रखा हुआ है और उस पे लिखा ही हुआ है प्लेलिस्ट पे कि थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म के ऊपर हम लोग थ्योरम करवा रहे हैं। तो वहां पे इसका प्रूफ दिया था हमने कि अगर आपने फंक्शन के अंदर कोई भी ए इनवर्स ले लिया तो वो बराबर होता है फंक्शन ए का होल इनवर्स के बराबर। ये वाला थ्योरम था, वो ये वाला प्रूफ था कि फंक्शन के अंदर अगर आपने किसी एक क्वांटिटी ए का इनवर्स ले लिया तो वो पूरे के पूरे फंक्शन एफ ए का होल इनवर्स के बराबर होता है। तो वही रिजल्ट हम लोग यहां लगाने वाले हैं, क्या कि आपका जो ये एफ जी1 है उसको तो मैं नहीं छेड़ूंगा, लेकिन ये जो एफ जी2 इनवर्स लिखा हुआ है इसको मैं लिख दूंगा एफ जी2 का होल इनवर्स। हाँ ना में जवाब चाहिए। क्यों लिखा? क्योंकि ये वाली थ्योरम हम लोग थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर चुके हैं, जो सेकंड थ्योरम थी। दो थ्योरम हमने उस दिन प्रूफ करी थी। पहली थ्योरम ये थी कि एफ ई बराबर ई डैश होता है, और दूसरी थ्योरम ये वाली थी। ये थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म नाम की थंबनेल पे ऊपर ही लिखा हुआ है, उसमें मिलेगा आपको, और अगर आपने पढ़ा है तो फिर अब देखिए ये बराबर है ई डैश की, और इस चीज को तो काफी आप अच्छे से जानते हो। कौन सी चीज? कि अगर ए क्वांटिटी और बी क्वांटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, भले ही जी डैश का हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, और साफ साफ मीनिंग यहाँ पर ये आता है कि आपका जो एफ जी1 होगा वो बराबर होगा किसके? एफ जी2 के। समझ आया कि नहीं आया? आपका जो एफ जी1 होगा वो बराबर होगा एफ जी2। नहीं समझ आया? देखो मैं बताता हूं क्या करोगे। आप दोनों तरफ एफ जी2 की मल्टीप्लाई करोगे, वो तो आपको आता है। आपके पास ये हो जाएगा एफ जी1 और यहां पे हो जाएगा एफ जी2 का होल इनवर्स, फिर से आप यहां पर एफ जी2 की मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा ई डैश एफ जी2। ये आपको समझ आया? अब आपका ये एफ जी2 का इनवर्स और ये एफ जी2 दोनों एक साथ कंबाइन होकर आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। ये आपको समझ आया? तो मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूं, ये आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट एफ जी1 के साथ कॉम्बिनेशन होके आपको एफ जी1 ही दे देगा। भाई ये बात तो समझ आई? उसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये ई डैश आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, और वो ई डैश एफ जी2 के साथ कंबाइन होगा तो वो आपको एफ जी2 दे देगा। ये बात तो आप समझ आ गया ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। अब ध्यान से देखिए, जो मैंने मिटोया था उस वाली कंडीशन में जाइए, यहाँ कुछ नीचे लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? कि आपका जो फंक्शन, ये वाला स्टेटमेंट लिखा था मैंने नीचे, कहा गया, हाँ मैंने ये वाला स्टेटमेंट लिखा था कि आपका कोई भी फंक्शन अगर आपने kg को उठाकर फाई के अंदर रख दिया तो वो आपका fg के बराबर होगा। ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ था, तो उसी स्टेटमेंट को मैं यहां लगाने वाला हूं कि अगर आपका जो ये fg1 है, fg1 वो बराबर हो जाएगा फाई के g1 के, क्योंकि अगर fg बराबर फाई kg है तो fg1 बराबर फाई के g1 हो जाएगा। तो यहां पर आ गया आपका फाई
के G1, ये आपको समझ आया। उसी तरीके से ये आपका FG2 है, इसका साफ साफ मीनिंग हो जाएगा 5K_G2, तो यहां पर आ गया आपका ये बराबर 5K और G2। और आप ध्यान से देखिए यही आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। क्या किया मैंने, थोड़ा लेंथी जा रहा है लेकिन समझ आ रहा होगा, पूरी उम्मीद है। आपका Kg1 बराबर Kg2 था, इसका मतलब G1 G2 इनवर्स बिलोंग कर रहा था K में। आपने क्या किया, इसे उठा के फंक्शन में अंदर रखा, क्योंकि ये आपका कर्नल था इसलिए फंक्शन में अंदर रखते ही आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। F आपका होमोमोर्फिज्म था इसलिए अलग अलग सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद G2 इनवर्स आपका G2 का होल इनवर्स होता है। आपने दोनों तरफ FG2 की मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वाला रिलेशन आ गया। FG1 आप जानते हो आपका 5Kg1 हो जाएगा, इसलिए FG1 इज इक्वल टू 5Kg1 और FG2 इज इक्वल टू 5Kg2। समझ आया, सिंपल सा। अब हमने इसको वेल डिफाइंड प्रूफ कर दिया है। अब हम आएंगे प्रूफ करने में कि जो हमारा फाई फंक्शन है वो होमोमोर्फिज्म है, क्योंकि आइसोमोर्फिज्म वाली कंडीशन तो अभी स्टार्ट होगी। हमारा जो फाई है वो होमोमोर्फिज्म है, फाई हमारा 1 1 है, फाई हमारा ऑन 2 है। देखिए इसे रफ कर दें, चलिए ठीक है। उम्मीद है पूरा समझ आ रहा होगा। देखिए अब सबसे पहले हम लोग इसको होमोमोर्फिज्म प्रूफ करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे। नाउ वी हैव टू शो दैट फाई इज होमो। होमो का मतलब होमोमोर्फिज्म। देखिए आप जानते हो हमें दिखाना है फाई आपका जो होमोमोर्फिज्म है। होमोमोर्फिज्म का मतलब एक साइड आपका G/K है और अनदर साइड आपका G' है, क्योंकि आपको इन दोनों को आइसोमोर्फिज्म दिखाना है G', इसका मतलब इन दोनों को होमोमोर्फिज्म दिखाना पड़ेगा। तो आप जानते हो G/K में मान लिया मैंने कोई दो एलिमेंट है X और Y, कैपिटल X और कैपिटल Y, कोई दो एलिमेंट है जो कि G/K में बिलोंग करते हैं। और आप जानते हो G/K एक कोशेंट ग्रुप है विद कर्नल के, और कर्नल के में आप जानते हो कोशेंट ग्रुप में या तो सारे के सारे लेफ्ट कोशेंट का कॉम्बिनेशन आ जाएगा या तो सारे के सारे राइट कोशेंट का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो ये X एलिमेंट होगा या तो जो ये Y एलिमेंट होगा वो कुछ इस तरीके के होगा। X बराबर या तो KX टाइप का होगा, जहां पर स्मॉल x बिलोंग करेगा कैपिटल X में, K आपका कर्नल है। उसी तरीके से स्मॉल y बराबर आपका KY टाइप का एलिमेंट होगा, जहां पे y बिलोंग करेगा आपका कैपिटल Y में। तो आप लिख सकते हो, या फिर सिंपल मीनिंग है कि जो आपका ये मीनिंग समझ तो आ गया ना, कि आपका x और y जो है वो G/K में बिलोंग करे, इसका मतलब x बराबर KX होगा और y बराबर KY होगा। और सबसे साफ मीनिंग मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे, मैंने सॉरी ये भी गलत बोला, ये जो आपका स्मॉल x और स्मॉल y है आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये ग्रुप का एलिमेंट है स्मॉल x और स्मॉल y, इसका मतलब ये G में बिलोंग करेगा। ये आपको समझ है, क्योंकि कोशेट में आप जिसकी मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी कोसेट H में आप जिस एलिमेंट A की या कोई कोसेट H में आप जिस एलिमेंट B की मल्टीप्लाई करते हो वो G के एलिमेंट होते हैं। सॉरी मैं ये गलत बोल गया था पीछे। तो ये आपका जो स्मॉल x और ये जो स्मॉल y होगा ये बिलोंग करेगा कहां पे, G में। ये हाँ या ना में जवाब चाहिए। ये समझ आया, स्मॉल x और स्मॉल y आपका बिलोंग करेगा G में। अब ध्यान से देखिए, आप जानते हो अगर आपने x और y का कॉम्बिनेशन ले लिया तो आपके पास xy इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका मतलब kx इंटू ky। और नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन में हम लोग जानते हैं काफी अच्छे से कि kx इंटू ky बराबर होता है kxy के। ये वाली थ्योरम हमने प्रूव भी करी हुई है, इसका तो थंबनेल आपको सीधा मिल जाएगा, क्योंकि मैंने वहां पे सीधा थंबनेल में थ्योरम का ये नाम ही लिखा हुआ है कि kx ky इज इक्वल टू kxy होता है। ये नॉर्मल सब ग्रुप यहाँ पे लिख लीजिएगा, बाय नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन। ये आपको समझ आया। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, आपको दिखाना है कि फंक्शन जो फाई होगा वो होमोमोर्फिज्म होगा। इसका मतलब आपने मान लिया फाई के अंदर कुछ एलिमेंट x और y टाइप के ले लिए और आप ये दिखाओगे कि वो बराबर होगा फाई x इंटू में फाई y टाइप के। हाँ ना में जवाब चाहिए कि आपने मान लिया फाई के अंदर आपका कुछ xy टाइप का एलिमेंट होगा तो वो बराबर होगा फाई x इंटू फाई y टाइप का। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ आया। चलिए ठीक है, अब हमें इस पे काम करना है और इस पे काम करते करते एक समय बाद यहाँ पे पहुंच जाना है। तो देखिए मैं इस पे काम कैसे करूंगा। आप जानते हो जो ये फाई ये लिखा हुआ है ये x इंटू वाई, इसका मतलब क्या है kxy। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूं फाई kxy, ये आपको समझ आया। और आप जानते हो जो फाई kg था, अभी हम लोग यहाँ भी पढ़े थे, अभी पढ़े थे, फिर उसके बाद सबसे पहले वाले रिजल्ट में भी लिखे थे, चेक करो। जो आपका 5 kg था वो FG1 के बराबर है, सॉरी FG के बराबर था, यही तो स्टेटमेंट था। तो यहाँ पर आपका जो 5 kxy था वो सिंपल fxy के बराबर हो जाएगा।
वो सिंपल fxy के बराबर हो जाएगा। अब f आपका होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म का मतलब ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, तो ये अलग अलग सेपरेट होते ही आपका बन जाएगा fx और fy, क्योंकि दोनों अलग अलग सेपरेट हो गया। ये आपको समझ आया। अब देखिए फिर यही कंडीशन लगाऊंगा, अगर fg बराबर 5 kg है तो fx बराबर 5 kx होगा। ये आपको समझ आया। उसी तरीके से अगर fg बराबर 5 kg है तो fy बराबर आपका 5 ky होगा। ये भी आपको समझ आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और मीनिंग देखिए, kx का मतलब क्या था x और ky का मतलब क्या था y, तो यहां पर आप रख दोगे कैपिटल x और कैपिटल y, तो आपका आ जाएगा 5 कैपिटल x और इनटू में 5 कैपिटल y, और यही आपको प्रूफ करना था। इसका मतलब ये होमोमॉर्फिज्म आपका प्रूफ हो गया। क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये लिया g बाई के जो था उसमें कुछ दो टाइप के एलिमेंट है, कैपिटल x कैपिटल y, जहां पर ये तो मेरे को पता है क्योंकि ये आपका क्वोशिएंट ग्रुप है, इसलिए कैपिटल x में kx टाइप के एलिमेंट होंगे और कैपिटल y में ky टाइप के एलिमेंट होंगे, जहां पर x और y की आपने मल्टीप्लाई करी है राइट साइड से, किसमें k में, क्योंकि k आपका कर्नल है। ये समझ आया। और सिंपल सा मीनिंग है एक्स वाई जी में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आप ग्रुप के एलिमेंट की ही मल्टीप्लाई करते हो। अब देखिए एक्स वाई आपका के एक्स इंटू के वाई है, क्योंकि आपने एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी, तो के एक्स इंटू के वाई बराबर के एक्स वाई होता है। ये थ्योरम हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, वहां पर हम लोगों ने देखा था रिजल्ट। थ्योरम लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, क्योंकि काफी अच्छी थ्योरम थी है और बहुत लंबे समय में हमने उसे प्रूफ किया था। यहाँ पर 5xy इज इक्वल टू आपका 5x इंटू 5y प्रूफ कर दोगे अगर, तो आपने होमोमॉर्फिज्म उसको प्रूफ कर दिया, अगर आपने ये कंडीशन दिखा दी तो हम लोग इस पे काम करेंगे, धीरे धीरे इस पे जाएंगे। तो इस पे काम करते हुए हम लोगों ने x और y की वैल्यू पुट कर दी, kxy यहां से, तो ये पुट कर दी। अब हम जानते हैं 5 kg बराबर है fg के, इसलिए 5 kxy बराबर होगा fxy के। fxy अलग अलग सेपरेट होगा तो fx और fy देगा। fx का मतलब 5kx, fy का मतलब 5ky, ये आपको समझ आया। और kx का सिंपल मीनिंग क्या था, कैपिटल x, और ky का सिंपल मीनिंग क्या था, कैपिटल y। तो यही आपको प्रूफ करना था। इसका मतलब ये होमोमॉर्फिज्म तो आपका प्रूफ हो गया, समझ आया। अब देखिए अब हमें करना है 1-1, कि आपका जो 5 होगा वो 1-1 होगा। छोटी सी चीज, 1-1 प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करके चलते हैं, थोड़ा सा याद करो। हम लोग ये लेके चलते हैं कि कोई दो फंक्शन हमने मान लिया fx और fy टाइप के कुछ भी, और वो दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं। हम लोगों ने ये मान लिया, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, क्या हम लोग ये मान लिया कि कोई दो फंक्शन कुछ ऐसे हैं fx इज इक्वल टू fy टाइप का, और ये दिखाएंगे कि जो x है वो y के इक्वल है, कुछ ये प्रूफ करना होता है। ये आपको समझ आया। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया इसका मतलब ये 1-1 होगा। और वेल डिफाइन वाली कंडीशन जो अभी मैंने प्रूफ करी थी जस्ट पहले, इसके जस्ट पहले वेल डिफाइन वाली कंडीशन प्रूफ करी थी, वहां पर हमने ये प्रूफ करा था, हम ये मान के चल रहे थे कि x बराबर y है, तो हम लोगों ने ये प्रूफ करा था fx बराबर fy होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपना दोनों स्टेटमेंट। 1-1 वाली कंडीशन में मुझे ये प्रूफ करना होगा, ये मैं मान के चलूंगा पहले कि fx बराबर fy है, तो मुझे ये प्रूफ करना होगा x बराबर y, ये 1-1 वाली कंडीशन में। लेकिन वेल डिफाइंड वाली कंडीशन में हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि x बराबर y हम मान के चले थे और fx बराबर fy हमने प्रूफ किया था। इसका मतलब जो मैं 1-1 प्रूफ करने वाला हूं वो बिल्कुल अपोजिट है किसके, वेल डिफाइंड के। तो वेल डिफाइंड वाली कंडीशन जहां से शुरू हुई थी और जहां पर आके एंड हुई थी, इसका मतलब मैं एंड वाली कंडीशन उठाऊंगा और धीरे 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 सबसे स्टार्टिंग वाली कंडीशन पे चला जाऊंगा। वेल डिफाइन की सबसे लास्ट वाली कंडीशन देखो ना, जो वेल डिफाइन की सबसे लास्ट वाली कंडीशन थी वो 1-1 की सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन है, और जो 1-1 की सबसे लास्ट वाली कंडीशन है वो वेल डिफाइन की सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन थी। इसका मतलब अगर मैंने वेल डिफाइन को कुछ इस तरीके से प्रूफ करा है तो 1-1 को मैं कुछ इस तरीके से प्रूफ करूंगा, जहां पर मैं यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा और लिखते 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 यहां पर आ जाऊंगा। मीनिंग समझ आया, करें प्रूफ, चलिए ठीक है 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में, क्योंकि आप लोग वेल डिफाइन समझ चुके हो। देखो क्या हम लोग ये मान के चलेंगे कि अगर आपका जो 5 है नाउ 4 5 इज 1-1, 4 5 इज 1-1, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो 5 के अंदर आपने कुछ इस तरीके के एलिमेंट रखे हैं kg1 और ये बराबर है कोई 5 kg2 टाइप का। ये वेल डिफाइन का सबसे लास्ट वाला कंडीशन है जो मुझे प्रूफ करना था। अब मैं अपोजिट चलूंगा और अपोजिट प्रूफ करते करते वहां पर आऊंगा सबसे फर्स्ट वाले कंडीशन पे। तो आप जानते हो अगर 5 kg1 बराबर है 5 kg2 का, तो इसका मतलब fg1 बराबर होगा fg2 के।
ये आपको समझ आया, क्योंकि आपका जो 5kg1 है वो बराबर है 5kg2, तो बार बार कंडीशन में लिख रहा हूं कि fkx बराबर है, मैं यहां से लिख भी देता हूं, मैं बार बार इसको लिख रहा हूं कि 5kg बराबर है fgk। ये कंडीशन हम लोगों को उसने गिवन था या दिया हुआ था शायद, या गिवन था, मैं भूल गया स्टेटमेंट। 5kg बराबर fgk सबसे फर्स्ट वाले रिजल्ट में, और इसको बार बार हम लोग प्रूफ भी कर रहे हैं। तो ये 5kg1 को आपने fg1 लिख दिया बाय दिस स्टेटमेंट, एंड 5kg2 को आपने fg2 लिख दिया बाय दिस स्टेटमेंट। ये आपको समझ आया। अब ध्यान से देखिए, अगर आपका fg1 बराबर fg2 है, इसका साफ साफ मीनिंग है कि fg1 और fg2 का इनवर्स आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट में ई डैश का मान के चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपका fg और fg2 दोनों के दोनों जी डैश के एलिमेंट हैं, क्योंकि G में तो आपके पास सिंपल ABC टाइप के एलिमेंट थे, और G डैश में आपके पास FA, FB और FC टाइप के एलिमेंट थे। ये समझ आया? इसलिए FG1 और FG2 आपका इसका एलिमेंट है। देखिए ना, फंक्शन के अंदर आ रहा है, इसका मतलब G डैश का एलिमेंट है, और G डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? E डैश। ये आपको समझ आया? इसलिए मैंने यहाँ E डैश लिखा। अगर मेरे पास सिंपल G1 G2 आता तो मैं वहां E लिख देता। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, वही थ्योरम वाली कंडीशन से ये वाली इनवर्स आपका यहां पर आ जाएगा बाय थ्योरम, तो आप यहां पे लिख दोगे FG1 और इनटू में FG2 इनवर्स, ये बराबर आएगा E डैश के। कौन सी थ्योरम से? ये वाली थ्योरम, कि जो X इनवर्स होता है वो बराबर होता है FX इनवर्स का, FX का होल इनवर्स। इसको हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं। तो ये आपने लिख दिया। अब इसको देखिए, इसको अपोजिट कैसे लेके आओगे? आप जानते हो, क्योंकि F आपका होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन ये कहती है कि जो FA डॉट B होगा वो बराबर होगा FA डॉट FB के। कंडीशन तो ये कहती है। उसी तरीके से FG1 और FG2 इनवर्स जो था, आप इसको अगर कंबाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से, तो आपका ये आ जाएगा FG1 और G2 का, G1 और G2 का इनवर्स, ये बराबर होगा E डैश का। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। FG1 और G2 इनवर्स आपने रखा तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। और ऐसी चीज कहां होती है? कर्नल में। कर्नल में हम लोग यही तो पढ़ते हैं कि हम किसी एलिमेंट को उठाकर फंक्शन के अंदर रखें और वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे G डैश का। ये कर्नल में ही तो होता है। इसका साफ साफ मीनिंग है कि G1 और G2 का जो इनवर्स है वो बिलोंग करेगा कहां पे? K में। और अब G1 और G2 इनवर्स अगर आपका K में बिलोंग कर रहा है, इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि जो KG1 होगा वो बराबर होगा KG2 के, जो KG1 होगा वो बराबर होगा KG2 के। समझ आया? कोई हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये आपकी थ्योरम थी। कौन सी थ्योरम थी? कहां पढ़ी थी हमने? कोशेट में पढ़ी थी शायद, या नॉर्मल सबग्रुप में, मुझे याद नहीं रहता, थोड़ा माइंड का प्रॉब्लम है। तो ये G1 G2 इनवर्स बिलोंग करेगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोशिश करूंगा डालने की इसका थ्योरम का। G1 G2 इनवर्स बिलोंग करेगा K में, इसका मतलब KG1 बराबर था आपका KG2। और शायद ये कोशेट वाली थ्योरम है, जहां पर हम लोग ये दिखाते हैं ना कि अगर आपका HA बराबर HB है, इफ एंड ओनली इफ अगर आपका AB इनवर्स बिलोंग करेगा H में, यही तो दिखाते हैं। तो वही आपका कंडीशन है कि अगर आपने इफ एंड ओनली इफ का मतलब लगा, मतलब बैकवर्ड भी जाएगा। बैकवर्ड जाने का मतलब AB इनवर्स अगर बिलोंग कर रहा है H में, तो आपका HA बराबर HB होगा। लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए ठीक है, तो आपका वही दिया हुआ है कि अगर G1 G2 इनवर्स बिलोंग कर रहा है K में, इसका मतलब KG1 बराबर होगा KG2 के। ये आपको समझ आया? तो ये 1-1 आपने प्रूफ कर दिया। क्या कि 5kg1 बराबर 5kg2 लिया, फिर वही वेल डिफाइन वाला अपोजिट मेथड लगाता चला गया, और मैं एक समय बाद kg1 बराबर kg2 पे आ गया, और इसका मतलब ये 1-1 प्रूफ हो गया। अब सबसे लास्ट है ऑन टू में समझाना है, लिखना कुछ नहीं है। चलिए समझा देता हूं। देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि जो हमारा फाई है, अब हम लोग को वो ऑन टू प्रूफ करना है। और फिर जैसे ही हम लोग उसको ऑन टू प्रूफ कर देंगे, हम लोग फिर साफ साफ कह देंगे कि जो हमारा फाई फंक्शन था, मतलब जो वो अब G बाय K था और G डैश था, वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो अब अगला स्टेटमेंट आएगा, अगला प्रूफ आएगा कि फॉर फाई इज ऑन टू, कि फाई जब ऑन टू होगा। ऑन टू का मतलब हम लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है G और कोई अनदर फंक्शन था G डैश, तो उनके बीच में मैपिंग इस तरीके से हो रही थी कि A के लिए आपका FA आ रहा था, B के लिए आपका FB आ रहा था, उसी तरीके से C के लिए आपका जब FC आ रहा था, FC आ रहा था कुछ इस तरीके का। तो आपको ये दिखाना है, ये F के लिए था, F का लिए मतलब ये ऑन टू तो बन रहा है, क्योंकि आपका हर एक एलिमेंट उसने बोला भी है, इसके स्टेटमेंट में गिवन भी था कि आपका F होमोमॉर्फिज्म है
ऑन टू है और कर्नल है, ये आपको समझ आया। ये तो एफ में गिवन भी था, लेकिन हम लोगों को फाई ऑन टू प्रूफ करना है। फाई ऑन टू प्रूफ करने का मतलब हम लोगों को ये दिखाना है कि के अपॉन जी में जो केजी टाइप के एलिमेंट थे, जो केजी टाइप के एलिमेंट थे वो ऑन टू है, किसके साथ, जी डैश के साथ। हम लोगों को ये दिखाना है, ये समझ आया। तो फाई इज ऑन टू को प्रूफ करने के लिए देखिए किस तरीके से। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है जी डैश, स्मॉल जी डैश, जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी डैश में, ये आपको समझ आया। कोई भी एक एलिमेंट है स्मॉल जी डैश जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी डैश में, और एफ आपका ऑन टू है, और ये गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन था कि एफ जो आपका है वो होमोमॉर्फिक इमेज है, या फिर एफ आपका एक होमोमॉर्फिज्म में ऑन टू है और कर्नल है, गिवन था ये। तो अगर आपका फंक्शन एफ जो है वो ऑन टू है, इसका मतलब एफ जी टू जी डैश वाली कंडीशन में एफ जी इज इक्वल टू जी डैश होगा फॉर ऑल जी बिलोंग टू कैपिटल जी। ऑन टू का मतलब यही तो होगा कि इसका मतलब हर एक जी डैश के लिए कोई ना कोई जी एग्जिस्ट करता होगा जिसे वो आप फंक्शन में उठा के रखो तो आपको जी डैश दे दे, या फिर हर एक एलिमेंट जी के लिए कोई ना कोई जी डैश एग्जिस्ट करता होगा, अगर आपने उस स्मॉल जी को उठा के फंक्शन में अंदर रखा तो आपको जी डैश देंगे। ये आपको समझ आया। जैसे बोलना चाहूँ, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट जी डैश के लिए कोई ना कोई उसका प्री इमेज एफ जी एग्जिस्ट करता होगा, ये सही है कि हर एक एलिमेंट जी डैश के लिए कोई ना कोई उसकी प्री इमेज एफ जी जरूर एग्जिस्ट करती होगी, तभी तो वो आपका ऑन टू बनेगा, तभी तो वो आपका एफ ऑन टू बनेगा जो उसने दिया हुआ है। ये समझ आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, फिर से हम लोग वही जो चीज हमें पता है उसको लगाएंगे। क्या हम लोग जानते हैं, फाइव जी का जो मतलब है वो, सॉरी एफ जी का जो मतलब है वो 5 kg हो जाएगा। हाई ना में जवाब चाहिए, बार बार लिखता आ रहा हूं मैं, यहां पर मैं बार बार लिख रहा हूं कि जो आपका 5 kg होगा वो एफ जी के बराबर होगा। उसी तरीके से जो ये एफ जी था मैंने उसको 5 kg लिख दिया, इसका मतलब 5 kg किसके बराबर है, जी डैश के बराबर है। और अब ध्यान से देखिए, 5 kg जी डैश के बराबर है, जहां पे kg आपका जो है वो बिलोंग कर रहा है किस चीज में, kg आपका कहां बिलोंग कर रहा है, कहां बिलोंग कर रहा है, कहां कर रहा है, ठीक है, क्वोशिएंट ग्रुप में। क्वोशिएंट ग्रुप मतलब जी बाय के में बिलोंग कर रहा है। ये तो पता ही है ना भाई कि ये जो आपका है ये राइट क्वोशिएंट है, ये क्वोशिएंट कहां बिलोंग करेगा, जी बाय के क्वोशिएंट ग्रुप में बिलोंग करेगा। इसका मतलब आपने ये दिखा दिया कि जी डैश जो है, जी डैश का हर एक इमेज, हर एक प्री इमेज एग्जिस्ट करता है, कहां पर, फाई वाले फंक्शन में। किस एलिमेंट के लिए, केजी टाइप के एलिमेंट के लिए। और जैसे ही आपने ये कंडीशन दिखा दी, इसका मतलब आपका वो फंक्शन ऑन टू बन गया। सो फाई इज ऑन, सिंपल सा मीनिंग था। और ऑन टू वाला वो स्टेटमेंट लिख के भी दे देगा। क्या स्टेटमेंट क्या लिखेगा कि वी नो दैट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी सी एंड दिस टाइप ऑफ, एंड फॉर जनरल एलिमेंट जी बिलोंग टू कैपिटल जी, फॉर जनरल एलिमेंट जी बिलोंग टू कैपिटल जी, देयर एग्जिस्ट एन इमेज एफ जी विच इज इक्वल टू जी डैश, there exists an image fg which is equal to g dash, and we know that fg is equal to 5 kg। ये आपको समझ आया। तो अगर आपका 5 kg जो है वो जी डैश के बराबर हो जाएगा, सॉरी मैं स्टेटमेंट बता रहा था, देन fg is equal to 5 kg and we know that 5 kg is equal to g dash, this implies that for every element of kg there exists an function phi which gives an value g dash, or we can say that for every g dash there exists an pre-image in phi for element kg। इंग्लिश में बना के लिख लेना जो भी आपको लग रहा है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी डैश देयर एग्जिस्ट एन फंक्शन फाई फॉर एलिमेंट के जी। ये आपको समझ आया, इंग्लिश ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाएगा आपका, और जैसे ही आपने ये प्रूफ कर दिया, इसका मतलब आपने ये बता दिया कि आपके पास इस वाले साइड में, जी बाय के वाले साइड में, के जी टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं वो रिलेशन बना रहे हैं किसके साथ, जी डैश के साथ। ये समझ आया। जी डैश कुछ भी हो सकता है, कैपिटल जी डैश का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो कोई भी एलिमेंट के लिए आपको कोई ना कोई प्री इमेज केजी टाइप की तो मिल ही जाएगी। मान लो ये ए डैश होगा तो आपको के मिल जाएगा, ये बी डैश होगा तो आपको के बी मिल जाएगा, ये सी डैश होगा तो आपको के सी मिल जाएगा, ये डी डैश होगा तो आपको के डी मिल जाएगा, ये जनरली जी डैश है तो आपको के जी मिल गया। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक इमेज के लिए कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, और जब कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब यही तो ऑन टू है। तो आपने ऑन टू प्रूफ कर दिया, और जैसे ही आपने ऑन टू प्रूफ कर दिया इसका मतलब आपने साफ साफ ये बता दिया कि फाई फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म भी है, 1-1 भी है, ऑन टू भी है, वेल डिफाइन हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। इसका मतलब ये आपका आइसोमॉर्फिज्म है। समझ आया किस किस के बीच में, क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी बाय के एंड जी डैश के बीच में। इसका मतलब थ्योरम हमारी यहाँ पर हो गई खत्म। सॉरी काफी लंबी थ्योरम थी, लेकिन मैंने मेरे को उम्मीद है काफी अच्छा समझाया और आपको समझ भी आया होगा। कोशिश मैंने पूरी करी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट में उसको छोड़िए।
और इस थ्योरम का नाम पता ही है आपको, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म या फिर द फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमोर्फिज्म। वो एग्जामिनेशन के पर्पज से अगर हम लोग देखें तो वो जनरली सिंपल सा लिख के देगा कि स्टेट एंड प्रूफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म, या तो ये लिख देगा या फिर ये लिख देगा स्टेट एंड प्रूफ द फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमोर्फिज्म। वो जो लिख दे आपको उसके ऊपर काम करना है। और बस, तो आपको समझ आया थ्योरम, उम्मीद है समझ आया होगा। और बाकी पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय। चलिए ठीक है।